हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर 13। ओवरऑल जो चैप्टर 13 है हमारा बायो का पोर्शन है, वाई डू वी फॉल इल, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज हमें उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी हेल्थ डिजीज और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा कुछ डिफरेंसेस है छोटे छोटे कि 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन वहां से पुट कर दिए जाते हैं। तो जो इसका बेसिक है, व्हाई डू वी फॉल इल, ये जो हमारा चैप्टर है इसका बेसिक है, उसके बारे में आज हम अपनी क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, एंड देन उसके बाद फिर हम आगे का जो पार्ट है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसके बारे में पढ़ना है कि हेल्थ होती क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। नॉर्मली हेल्थ हम किस चीज को मान सकते हैं, एक फुली फिट एंड फाइन एक ह्यूमन बीइंग हम किसको बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर है वे टू गेट हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, जो हेल्थ है उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें कवर अप करना है। डेफिनेशन ऑफ डिजीज, डिजीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। डिजीज कितने टाइप की, कैसे कैसे कोज होती है, कैसे कैसे डिजीज है वो कोज होती है, जो बीमारी है वो किन रीजंस की वजह से हो रही है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, जेनेटिक है, एक्वायर्ड है, किस टाइप की डिजीज है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिजीज, टाइप्स कौन कौन से हैं, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगी, एंड जो इन्फेक्शन एजेंट है वो क्या होगा, बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, वायरस के द्वारा हो रही है, प्रोटोजोआ के द्वारा हो रही है, किस वजह से वो डिजीज हो रही है, वो इसमें पूरी डिटेल हमें पढ़नी है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज हो रही है, वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो रही है, वो हमें 1 बाय 1 यहाँ पे कवर अप करनी है। फिर है मीन्स ऑफ स्प्रेड, वो डिजीज फैल कैसे रही है उसके बारे में पूरा हमें डिटेल पढ़नी है। और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का क्या प्रिंसिपल रहेगा, और प्रिवेंशन, जो हमने ट्रीटमेंट लिया, जो हमने कोड लिया, उसका क्या प्रिवेंशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स वहाँ पे रहेंगे, वो पूरी डिटेल से हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पूरा के पूरे चैप्टर में हमें ओवरऑल हेल्थ के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे ये पूरा सिस्टम है ये चलता है, कि हम बीमार कैसे हो रहे हैं, बीमार होने के रीजन कैसे क्या क्या है, हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट है उनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो पूरा इस चैप्टर में हमें वही सारी डिटेल्स पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हेल्थ, हेल्थ होती क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट फिजिकली मेंटली सोशली जो वेलबींग है, उसी को हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। एक वुमेन जो कि कंप्लीटली फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी एंड सोशली भी। फिजिकली मान लो कि हमने किसी बंदे को देखा, ही इज फिजिकली फिट एंड फाइन, लेकिन हमें क्या पता कि भाई वो मेंटली इस किस स्टेट में है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, प्रेशर कितना है। तो वो सारी चीजें भी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ये नहीं कि हमें दिखने में एक इंसान हट्टा कट्टा दिख रहा है तो वो भाई हम उसको हेल्दी मान सकते हैं, नहीं। मेंटली भी एक पर्सन हेल्दी होना चाहिए, और सोशली, सोशली भी मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता हो, ये नहीं कि इंट्रोवर्ट टाइप है, बस खुद खुद के अंदर ही रह रहा है, ना किसी से बातचीत करने। वो इंसान भी हम उसको भी हम हेल्दी पर्सन में काउंट नहीं कर सकते। तो हेल्दी पर्सन में किसको काउंट करेंगे, जो फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी उसका जो मेंटल लेवल है वो भी एक बिल्कुल किसी स्ट्रेस किसी डिप्रेशन में नहीं है, और सोशली भी वो हर किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है, जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो व्यू पॉइंट है उनको रख रहा है। तो उसी पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, हेल्थी। तो हेल्थ की डेफिनेशन हो जाएगी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये जो स्टेटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू WHO है, WHO ने ये स्टेटमेंट दी है। उसके अकॉर्डिंग एक इंसान कब हेल्दी माना जा सकता है, जो फिजिकली भी वेलबींग है, मेंटली एंड सोशली।
फिर उसके बाद है कि भाई कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारी गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट, जहाँ कहीं हम रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट किस टाइप का, मतलब वहाँ की जो सोसाइटी है वो किस टाइप की है, हम किस टाइप के सराउंडिंग में रह रहे हैं, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम हमारी हेल्थ है वो किस टाइप की होगी, हम किस टाइप की थिंकिंग लेवल रख रहे हैं। उसके बाद है पब्लिक क्लीननेस। क्लीननेस तो हर जगह से ही, अगर गंदगी होगी तो वहां पे जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो वहां पे प्रोड्यूस होंगे, और डिजीज ऑब्वियसली कोई ना कोई डिजीज जरूर वहां पे होगी। तो पब्लिक क्लीननेस पे भी डिपेंड करता है कि हम हेल्दी है ना हेल्दी है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड गुड जॉब, ऑब्वियसली अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, हमारे पास अच्छी खासी जॉब है, हम हमारी अर्निंग अच्छी खासी है, तो जो हमारी डाइट है वो मेंटेन रहेगी, हम एक न्यूट्रिशियस डाइट वहाँ पे लेते हैं, और उस टाइम न्यूट्रिशियस डाइट है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर हम हेल्दी खाना ही नहीं खा रहे तो हम कैसे मान सकते हैं कि भाई हम हेल्दी है, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारी जो डिजीज है वो धीरे धीरे करके उभर रही है। तो गुड इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वो भी कुछ हद तक हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सोशली एक इंसान उसको इक्वल माना जा रहा है, उसके साथ अच्छा बिहेव किया जा रहा है। मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, कुछ मीडियम है, एंड कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़ा लो लेवल, मतलब पढ़ाई के अंदर वो ज्यादा हाई लेवल पे नहीं मान सकते, थोड़ा सा नॉर्मल है, अच्छे से वो बाकी जो एक टॉपर स्टूडेंट है उसके साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके साथ एक अनइक्वलिटी आ जाती है, उसके साथ ना कोई बैठना पसंद करता है, ना उससे कोई बात करना कि भाई ये तो डफर है, इसके साथ रहेंगे तो हम भी इसके जैसे हो जाएंगे। इवन टीचर्स भी उस बच्चे को अलग अलग तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज भी क्या करती है, मेंटली वो उस बच्चे को वहां पे जाके हिट करती है, मेंटली हिट करती है, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो सोशल इक्वलिटी है ये होनी भी जरूरी है। अगर हमारी हेल्थ के जो मेन फैक्टर हैं गुड हेल्थ के, उसमें सोशल इक्वलिटी भी जरूरी है। हमारा बिहेवियर किसी के साथ कैसा है, हम किस इंसान को किस टाइप से ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज भी डिटरमाइन करती है कि हम हेल्थ फैक्टर्स को। तो सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट देख लेते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एंड द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट विच ऑल्सो डिसाइड अवर सोशल इन्वायरमेंट। पहले फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, और देन सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के बाद सोशल इन्वायरमेंट की तरफ जाते। फिर पब्लिक क्लीननेस है, ये नेसेसरी है। इट इंक्लूड्स द पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल मतलब खुद का जो क्लीननेस है वो भी डिपेंड करते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी हमारा जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो समुदाय जो भी एरिया है हमारा, उसमें वो भी हाइजेनिक होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देर आर शुड बी पर्सनल सिस्टम फॉर द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉर द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। कूड़ा कचरा उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज कर रहे हैं, इट्स ओके, बट कई बार क्या होता है कि हम उसको अच्छे से नहीं डिस्पोज कर रहे, कहीं भी ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो उससे क्या होगी, गंदगी बढ़ेगी, डिजीज कोजिंग एजेंट्स बढ़ेंगे और डिजीज स्प्रेड होगी। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स द क्लीननेस ऑफ पर्सनल इट्स, और पर्सनल मतलब हम अपनी खुद की क्लीननेस कैसे रख रहे हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा पर्सनल क्लीननेस। देन गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब, दिस इज नेसेसरी टू हैव बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेने के लिए, बैलेंस डाइट को क्या है, जो हमारी न्यूट्रिशियस डाइट है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है वो परसेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट होना जरूरी है हमारी एक गुड हेल्थ के लिए। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी फॉर being happy, it is necessary we are not afraid of each other। हमें खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, एक दूसरे से डरे ना, अच्छे से बिहेव करें, जो भी हमारे कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनके साथ सबसे अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से उनके सामने पेश आए। ये नहीं कि
मतलब कास्टिज्म की वजह से, या फिर कलर कॉम्प्लेक्स की वजह से, या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हम उसके साथ अच्छे से ट्रीट ना कर रहे हो। अगर हम अपनी क्लासरूम की बात करें तो मार्क्स के बेस पे किसी बच्चे को हम जज करें तो दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते इस वजह से कि मेरा मजाक बन जाएगा। तो ये चीजें धीरे धीरे उनको डिप्रेशन में डालती है, क्योंकि वो स्ट्रेस लेते इस बारे में, वो खुश नहीं रहते फिर। तो सोशल इक्वलिटी भी होना बहुत जरूरी है हमारी गुड हेल्थ के लिए। देन बात करते हैं हम कि एक हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे और एक डिजीज फ्री हम किसको बोलेंगे। तो हेल्दी पर्सन तो हमने पढ़ा कि भाई कंप्लीटली मेंटली, फिजिकली, सोशली एक इंसान वेलबींग है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी। और ये हेल्दी पर्सन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये भी पढ़ा कि इंडिविजुअल के खुद के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वहाँ का सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट कंडीशन है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसकी वो हेल्दी स्टेटमेंट है वो उस पर अप्लाई होगी या नहीं होगी। हेल्दी पर्सन है वो हमेशा डिजीज फ्री रहेगा। लेकिन बात करें डिजीज फ्री की, तो डिजीज फ्री का मतलब है कि भाई किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर, हमारा जो बॉडी ऑर्गन है, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं है। कोई भी बॉडी पार्ट है उसके अंदर कोई पेन वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिजीज फ्री। लेकिन डिजीज फ्री पर्सन को हम एक हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। डिजीज फ्री पर्सन है उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। और डिजीज फ्री होना ये एक सिंगल पर्सन, उस जो इंडिविजुअल है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन कम्युनिटी इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि एक इंसान डिजीज फ्री है या नहीं है। लेकिन हेल्दी होना उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एक इंसान हेल्दी है या नहीं है, ये सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो पहले हम देखते हैं डिजीज फ्री। इट इज द स्टेट इन विच देर इज नो डिस्कम्फर्ट इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। जो डिजीज फ्री है उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन में किसी भी टाइप का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, या फिर कोई और उसके अंदर क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसकी बॉडी में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिजीज फ्री। इट्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। ये सिर्फ उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डिजीज फ्री रह सकता है। ये तो हम पे ही डिपेंड करता है ना कि हम बीमारियों से दूर कैसे रहे। क्योंकि ये बोला जाता है कि भाई अपना सारे के सारे प्रिवेंशन रखो, ये नहीं कि बीमार हो गए उसके बाद ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उससे पहले हम अपनी तरफ से कुछ चीजें अपना के खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो भाई अपने कपड़े वपड़े पहन के रखो, अच्छे से अपने आप को कवर अप करके रखो, हमें सर्दी नहीं लगेगी, हम बीमार नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली हम डिजीज फ्री रखने के लिए खुद को किस चीज पे डिपेंड कर, हमें खुद पे डिपेंड करता है कि हम बीमारियों से दूर कैसे रहे। ए पर्सन हु इज डिजीज फ्री मे और मे नॉट बी हेल्दी। जो डिजीज फ्री पर्सन है वो मे बी हेल्दी हो सकता है, मे बी हेल्दी ना हो। क्या पता उसका मेंटल लेवल है वो मेंटेन नहीं है, क्या पता उसका फिजिकल लेवल है वो मेंटेन नहीं है। तो एक डिजीज फ्री इंसान को हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये पर्टिकुलरली हेल्दी पर्सन है। हेल्दी की बात करें तो इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग पर्सन, टर्म ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कंडीशन। सोशली भी वो वेलबींग है, फिजिकली भी एंड मेंटली भी वो वेलबींग है। इट्स डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोशल एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट कंडीशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट है, वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एक इंसान हेल्दी है। ए हेल्दी पर्सन विल ऑलवेज बी डिजीज फ्री। और एक हेल्दी पर्सन है वो हमेशा डिजीज फ्री रहेगा। तो ये डिफरेंस कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज फ्री एंड हेल्दी पर्सन। तो एक बार अच्छे से इसको कवर अप कर लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं डिजीज की। भाई हमने यहाँ पे पढ़ लिया डिजीज फ्री, लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डिजीज होती क्या है। तो डिजीज का मतलब है कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में हमें अनकंफर्टेबल फील होना। मान लो हमें फीवर हो गया, फीवर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा हमारा। इसके अलावा थोड़ा बहुत हेडेक भी रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी है उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पहुंच रहा है, हम अनकंफर्टेबल जोन में जा चुके हैं। तो डिजीज का मतलब है हमारे बॉडी पार्ट्स में अनकंफर्टेबली
हम अनकंफर्टेबल हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं। किसी भी ये इन्फेक्शियस भी हो सकती है, या किसी नॉर्मली किसी कई बार बोला जाता है कि भाई कुछ चीजें हमें जेनेटिकली भी मिलती है, तो ये आगे पढ़ेंगे कि डिजीज कितने टाइप की है, किस किस टाइप की है। नॉर्मली डिजीज की डेफिनेशन यही होगी कि हाँ हम एक अनकंफर्टेबल जोन में हैं, हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसी को हम नाम देते हैं डिजीज। When there is disease, either the functioning and appearance of one or more system of body will change for the first। क्या होता है कि डिजीज होगी तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो चेंज होगी, किसी एक ऑर्गन की भी हो सकती है, और ओवरऑल बॉडी सिस्टम की भी हो सकती है, या फिर दो तीन ऑर्गन्स की भी हो सकती है। तो कोई ना कोई फंक्शनिंग में उन सिस्टम में चेंजमेंट जरूर आएगा। These changes give rise to symptoms and sign of disease which help the physician to diagnose the disease। और कुछ एक सिम्टम्स होते हैं। अब फीवर हुआ तो बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ, बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ, ये तो साइन है ना कि हाँ भाई हमें बॉडी टेम्परेचर हमारा हाई है, तो मतलब हमें फीवर हो रखा है। तो यही जो सिम्टम्स हैं, यही हमें जो फिजिशियन होगा उसको ये चीज पहचानने में हेल्प करेगा। सिम्टम्स है वही पहचानने में हेल्प करेंगे कि कौन सी डिजीज इसको हो सकती है। फिर उसके बाद जो डिजीज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टाइम के बेसिस पे, कि कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड होती है, कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड डिजीज होती है। तो अक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। अक्यूट डिजीज वो डिजीज होंगी जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, मतलब कुछ फीवर हुआ 2-3 दिन होगा उसके बाद ठीक हो जाएगा, तो वो किस में काउंट होगा, अक्यूट डिजीज में। देर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पर्सन, हमारी हेल्थ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ टाइम बाद हम रिकवर कर लेते हैं। पेशेंट है वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है आफ्टर क्योर, जब उसका इलाज हो चुका उसके बाद बहुत ही जल्दी वो रिकवर कर जाता है। एग्जाम्पल में कफ, कॉमन कोल्ड, डायरिया ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें क्रोनिक डिजीज की, तो क्रोनिक डिजीज है वो लॉन्ग टाइम डिजीज है, जैसे कि कैंसर एक बार हो गया तो मतलब फिर तो पता नहीं कब तक उसका ट्रीटमेंट होगा भी नहीं होगा, कंप्लीटली वो ठीक होगी भी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं होती। तो जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। दीज डिजीज में एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पर्सन सच एज लॉस ऑफ वेट, टायर्डनेस एक्सेट्रा। ये जो डिजीज है इसका हमारी हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हम हमेशा थकान महसूस करेंगे, बॉडी में पेन होगा, मतलब बॉडी है धीरे धीरे वो उसकी फंक्शनिंग है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर क्योर, इलाज हो चुका उसके बाद भी वो कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाता। एग्जाम्पल में हम इसका ट्यूबरकुलोसिस भी ले सकते हैं, एंड कैंसर भी इसका एग्जाम्पल है, इसके अलावा एड्स वगैरह वो भी इसके एग्जाम्पल होंगे। तो अक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज, अक्यूट डिजीज शॉर्ट टाइम पीरियड, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टाइम पीरियड। अक्यूट डिजीज का हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और क्रोनिक डिजीज का हमारी हेल्थ पे कम्प्लीटली वो हमारी हेल्थ को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, बॉडी वेट लॉस होना, टायर्डनेस रहना हमेशा, और जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे स्लो होना, तो वो कम्प्लीटली हमारी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाती है। अक्यूट डिजीज में जो पेशेंट है वो आफ्टर क्योर बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज में पेशेंट जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता है। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फीवर, कफ, कॉमन कोल्ड, डायरिया, ये सारे एग्जांपल हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें जो क्रोनिक है इसमें ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ये सारे के सारे एग्जांपल हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कोज ऑफ डिजीज, डिजीज होती क्यों है, क्या कारण है, किसकी वजह से डिजीज होगी। तो डिजीज है वो टू टाइप्स की होती है, इमीडिएट डिजीज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी डिजीज। इमीडिएट डिजीज है वो किसी बैक्टीरिया, वायरस, वोम या प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी डिजीज है ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं रही तो उसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर और डिफेक्ट, जेनेटिकली हमें कोई डिजीज है वो भी कंट्रीब्यूटरी डिजीज में आएगी। एंड पॉवर्टी एंड लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, पॉवर्टी की वजह से भी, पॉवर्टी है तो ऑब्वियसली गुड नरिशमेंट नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं मिल रहे, डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी कोई ना कोई डिजीज हमें हो जाती है। तो ये दो मेन
जो कोजिज है वो होते हैं इमीडिएट कोज एंड कंट्रीब्यूटरी कोज। इमीडिएट कोज में जो कोजिंग एजेंट्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, और कंट्रीब्यूटरी कोज में हमारे पॉवर्टी, लैक ऑफ नरिशमेंट, जेनेटिक फैक्टर, ये सारे उसमें इंक्लूड होंगे। फिर बात करते हैं कि भाई डिजीज है वो फैलती है, मतलब एक दूसरे को टच करने से, इन सारी चीजों से एक दूसरे से फैल रही है या नहीं फैल रही है, उन डिजीज के बारे में। तो उसके बेस पे दो में डिवाइड कर दिया, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होगी माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से वो डिजीज, सॉरी, इसमें पहले कम्युनिकेबल ये आएगा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज है वो डिजीज जो फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगी वो नहीं फैलती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, अगर हम किसी से टच कर मतलब हैंडशेक वगैरह कर रहे हैं या हग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो फैल जाती है। या फिर अगर किसी इन्फेक्शियस पर्सन का हम ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर जो सिरिंज वगैरह है इन्फेक्शियस पर्सन ने यूज की उसकी वजह से हम, और उसके बाद वही सिरिंज हमने यूज कर ली, या फिर ब्लेड वगैरह होती है उनका हमने एक इन्फेक्शियस पर्सन ने यूज किया उसके बाद हमने यूज कर लिया, तो मतलब ब्लड मिक्सिंग की वजह से, तो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी फैक्टर की वजह से जो डिजीज फैल रही है वो होगी कम्युनिकेबल डिजीज। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो नहीं फैलती है, एक पर्सन में है तो वो दूसरे पर्सन तक नहीं जाएगी। और ये डिजीज किसी डेफिशिएंसी की वजह से या जो सेल्स है हमारी, उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ हो चुकी है, उन सारी चीजों की वजह से हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें क्या इंक्लूड होगा, दिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज है वो फैल रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दिस डिजीज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कोज्ड बाय पैथोजन, ये पैथोजन की वजह से कोई ना कोई पैथोजन यहाँ पे काम करेगा, उसकी वजह से होगी, जैसे मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारे के सारे पैथोजन, ये सारी की सारी बीमारी किसी न किसी पैथोजन की वजह से यहाँ पर स्प्रेड फैलती है। और उसके बाद वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मान लो किसी को कोल्ड हो गया और हम उसके साथ उसके पास में बैठे हैं, तो वो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस टाइम पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती है, छींक रहा है या कफिंग की वजह से, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर एंटर करेंगी थ्रू द एयर एंड हमें भी कोल्ड होने के चांस होते हैं। सेम केस होता है मलेरिया में। एड्स में क्या होता है, एड्स में ब्लड अगर किसी का ट्रांसफर कर दिया गया, मान लो किसी एक पर्सन को एड्स है और उसी का ब्लड निकाल के किसी और को डोनेट कर दिया गया, या किसी और पेशेंट है उसके अंदर चढ़ा दिया गया, तो उससे भी एड्स फैल जाती है। तो ये सारे के सारे होंगे कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, किसी एलर्जी वगैरह उसकी वजह से कोज हो सकती है, कैंसर हो गई, एलर्जीज हो गई, जितनी भी स्किन एलर्जी है या कोई कोई किसी भी टाइप की एलर्जी है, वो सारी किस में आएंगी, नॉन कम्युनिकेबल। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, ना ही कैंसर फैलती है। कैंसर में क्या होता है कि जो कैंसरस सेल है, जो सेल्स हैं उनका ट्यूबर बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ही फैलती रहती है। ये नहीं कि कोई पर्सन हमें टच कर रहा है तो उस पर्सन को भी कैंसर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो वो कैसी होगी, नॉन कम्युनिकेबल। फिर बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज है वो किसी न किसी माइक्रोब की वजह से होगी, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो माइक्रोब्स की वजह से नहीं होगी, वो जेनेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफर हुई हो, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल डिफेक्ट हो गया उसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, वो होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस द डिजीज विच आर कोज इमीडिएट बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। किसी माइक्रोब, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, किसी प्रोटोजोआ की वजह से जो डिजीज हो गई उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। Causes are microbe, they are communicable because microbe causing them spread and community। कम्युनिकेबल डिजीज होंगे मलेरिया, कोलेरा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर ये माइक्रोब की वजह से नहीं हो रही, ये किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या हमारी बॉडी के अंदर किसी सेल में कोई डिफेक्ट है, या उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, या किसी और रीजन के बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट है, या न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है, उस उन सारी चीजों की वजह से कोई डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कोज मोस्टली वेरी
बट मेनली दे आर इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्शियस। ये इंटरनली होगी, नॉन इन्फेक्शियस होगी। दे आर ऑन कम्युनिकेबल डिजीज, दीज आर ऑन कम्युनिकेबल। मतलब अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगी तो वहां पे जो कम्युनिकेबल डिजीज है, नो इन्फेक्शियस डिजीज वो होने के चांस है। मान लो किसी इंसान को कैंसर हो गई, कैंसर का मतलब जो हमारी सेल थी उनका ट्यूमर बना, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुए, वो बॉडी के अंदर डिवाइड होती जा रही है, अनकंट्रोलेबल डिवाइड होती जाती है। लेकिन फिर क्या होगा, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका जो फंक्शनिंग है वो धीरे हो जाती है, और इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग कम हो गई, वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, डब्ल्यूबीसी अच्छे से नहीं बन पा रही, तो क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई माइक्रोब आके अटैक करेगा। और माइक्रोब के अगेंस्ट लड़ने के लिए वहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी हमारी वीक हो चुकी है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गई तो वहां पर जो इन्फेक्शियस डिजीज मतलब प्राइमरी फैक्टर है डिजीज होने के, वो भी वहां पे काम करेंगे। इसको हम प्राइमरी डिजीज भी बोल सकते हैं, और ये होती है सेकेंडरी डिजीज। कोई भी सेकेंडरी डिजीज की वजह से डेथ नहीं होती है। मान लो ये मानते हैं कि कैंसर की वजह से डेथ होगी, नहीं, कैंसर की वजह से डेथ नहीं होगी, एड्स की वजह से डेथ नहीं होती। ये डिजीज क्या करती है, बॉडी को वीक करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्राइमरी डिजीज है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, माइक्रोबियल डिजीज है, ये आके काम करना स्टार्ट करेंगी, मतलब इन्फेक्शन खोज करेंगे, और उसकी वजह से एक इंसान की जो डेथ है वो हो सकती है। तो ये हो गए कंप्लीट डिजीज के बारे में, एंड किस टाइप की डिजीज होती है, हेल्थ के बारे में इसका पूरा का पूरा जो बेसिक था वो हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमें जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होगी, वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होगी, वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जो भी वीडियोज आए वो आप उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।